हमारे समाज में ये चीज़ बहुत समय से बनी हुई है और हमारे माँ बाप के समय से बनी हुई है कि बोर्ड एग्ज़ाम, 10th का एग्ज़ाम, मैट्रिक का क्या रिज़ल्ट है, बोर्ड का क्या रिज़ल्ट है। तो इसको लेके जो प्रेशर होता है वो 6, 7, 8 से बन रहा है। तो हुँ। ऐसा नहीं है कि 2 दिन का प्रेशर है, 1 हफ्ते का, वो 4-5 साल से बच्चे के माइंड में सेट हो गया है। बच्चा भूल भी नहीं सकता, वो 6 क्लास से सुन रहा है। अच्छा अभी नहीं आया कोई बात नहीं, बोर्ड में देखूँगा रिज़ल्ट मैं तुम्हारा। हाँ। 8th में नहीं आया, कोई बात नहीं, बोर्ड में रिज़ल्ट देखना है हुँ। तुम्हारा। तो उसके दिमाग में ये तो सेट था कि यार 10th में तो कुछ करना था बोर्ड में। अब बच्चा तो बच्चा ही है, ज़िंदगी तो वैसे ही चलती है। बोर्ड में आया, उसने सोचा कि यार एकदम मचा दूँगा, इस साल कुछ कर दूँगा। तो आई थिंक दिस जनरेशन इज़ ब्लेस्ड एंड कर्स्ड विद द पावर ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी। हुँ। अब उसका सही यूज़ करना है तो भाई डेफिनेटली आप पढ़ सकते हो, तो वो चीज़ अच्छी है। अब उसका गलत यूज़ है तो ये मैं अपना बता देता हूँ। मैं क्लास 12th में प्री बोर्ड में साइंस के एग्ज़ाम में मतलब केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में मैं फेल हो गया था। 19 नंबर थे मेरे बोर्ड प्री बोर्ड में। तो मज़ाक कर रहे हैं आप। अरे सच्ची है, मैं नहीं। ये कहानी आज नहीं सुना रहा हूँ, 6 साल पहले भी यूट्यूब पे सुनाई जब मैं कुछ था नहीं, तो तब क्यों झूठ बोलूँगा? 6 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, तब तो मैं वैसे भी मेरे सब्सक्राइबर इतने कम थे, लोग बोले हाँ तेरे तो कम ही आते होंगे भाई नंबर। मैं तब भी बताया था मेरे प्री बोर्ड में 19 नंबर है, रोया था उस दिन मैं, मेरे को लगा था नहीं आती। और प्री बोर्ड के बाद बोर्ड के में मेरे ख्याल से कुछ 30 दिन 25 दिन का डिफरेंस था। मैं बैठा, किताब लिया, पढ़ा और बोर्ड में आ गया। बोर्ड में मेरे केमिस्ट्री के अंदर 94 या 96 नंबर आए थे लास्ट में। आई थिंक एक बच्चे को सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस तब आता है जब पिताजी या माताजी उसके सर पे हाथ रखे और बोले कि बेटा तुम पे पूरा भरोसा है, तू मचा देगा ज़िंदगी में। उसके बाद बच्चा अगर 10 करने जा रहा था ना तो वो 100 अपने आप कर देता है। बोर्ड एग्जाम्स हमारी ज़िंदगी का ऐसा सबसे बड़ा एग्ज़ाम और सबसे पहला एग्ज़ाम जिसको लेकर के पेरेंट्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से, दोस्त, टीचर्स को लेकर के पूरा एक हवा बनाया जाता है। अब हवा बनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि 14-15 साल के या 19 साल का, 18 साल का जो बच्चा है वो प्रेशर में आ जाएगा। प्रेशर में आया, पेपर देने गया तो थोड़ा सा कुछ एंशियस होकर के उसकी परफॉर्मेंस में असर पड़ना ही पड़ना है। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं बीपी लाइव और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं फिजिक्स वाला के फाउंडर और सीईओ अलक पांडे जी। और ये आज मैं बताने वाले कि जो पूरा प्रेशर वाली जो सिस्टम होता है इसको हम कैसे टैकल करेंगे, कैसे एकदम कूल माइंड के साथ हम अपना पेपर देने वाले हैं और कैसे उस पेपर में एकदम स्ट्रैटेजी तैयार करके हम अच्छा मार्क स्कोर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नहीं, बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए, बहुत धन्यवाद। सर शुरुआत हम वही एकदम बेसिक से करते हैं कि जब बच्चा किसी और स्कूल में सेंटर पढ़ता है और वहाँ पहली बार पेपर देने जाएगा। अब 12वीं वालों के लिए है कि 10वीं में उन्होंने बोर्ड दे दिया, लेकिन जो 10वीं वाले हैं वो एकदम फ्रेश बैच है, तो उनको लेकर के जो एंग्जाइटी है, उनके प्रेशर है, मम्मी पापा की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, दोस्तों के साथ कंपटीशन वाली चीज़ें रहती हैं, तो वो कैसा परफॉर्म करेंगे और ऊपर से प्रेशर की बोर्ड है। देखिए मुझे लग रहा है कि सीबीएसई इस चीज़ के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा है कि बोर्ड का प्रेशर बच्चों से हटाया जाए। एनईपी के अंदर भी आप सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे तो उनका भी यही पॉइंट है कि रोट लर्निंग हटाते हैं, ये बोर्ड प्रेशर हटाते हैं। पर हमारे समाज में ये चीज़ बहुत समय से बनी हुई है और हमारे माँ बाप के समय से बनी हुई है कि बोर्ड एग्ज़ाम, 10th का एग्ज़ाम, मैट्रिक का क्या रिजल्ट है, बोर्ड का क्या रिजल्ट है। तो इसको लेके जो प्रेशर होता है वो 6, 7, 8 से बन रहा है। तो वो ऐसा नहीं है कि 2 दिन का प्रेशर है, 1 हफ्ते का, वो 4-5 साल से बच्चे के माइंड में सेट हो गया है। बच्चा भूल भी नहीं सकता, वो 6 क्लास से सुन रहा है। अच्छा अभी नहीं आया कोई बात नहीं, बोर्ड में देखूंगा रिजल्ट में तुम्हारा। हाँ। 8th में नहीं आया कोई बात नहीं, बोर्ड में रिजल्ट देखना है तुम्हारा। तो उसके दिमाग में ये तो सेट था कि यार 10th में तो कुछ करना था बोर्ड में। अब बच्चा तो बच्चा ही है, जिंदगी तो वैसे ही चलती है। बोर्ड में आया, उसने सोचा कि यार एकदम मचा दूंगा, इस साल कुछ कर दूंगा। बच्चा है, 1 साल कोशिश किया, कहीं नहीं हुआ, कहीं हुआ, और लास्ट मोमेंट में जब एग्जाम सामने आता है, मुझे लगता है एग्जाम इतना बड़ा नहीं है, इस एग्जाम का नाम इतना बड़ा है जो बच्चे के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर देता है। और लास्ट मोमेंट तक आते आते बच्चा भले ही हो सकता हो थियोरेटिकली तैयार भी हो, रेडी भी हो, पर लास्ट मोमेंट में उसकी जो नर्वसनेस इस चीज़ से छूटने लगती है। कहीं ना कहीं फिर रिलेटिव्स के भी कॉल आने स्टार्ट हो जाते हैं, पड़ोसियों की बात होने लगती है, इस ईयर बेटा तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है, इस ईयर हाँ। तुम ऐसा कर दोगे, इस ईयर बोर्ड एग्जाम है, मतलब इस ईयर तुम इतनी मचा चिंता हमें दोगे। नहीं होती, इतनी पड़ोसियों की चिंता होती है बहुत हमारे बोर्ड ज़्यादा। एग्जाम की। पड़ोसियों को बहुत दर्द हाँ। होता है। फिर घर जाके पूजा करते हैं इसके नंबर हाँ, कैसे कमाएंगे। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं ये बात। और फिर रिलेटिव्स को भी होता है इस बार बोर्ड एग्जाम में कैसा होगा, अरे हमारी नीतू तो जिस साल बोर्ड दी थी 95% लेके आई थी, और सारी कहानियां बच्चा सुन लेता है। हाँ। और ये प्रेशर हो जाता है। दूसरा एक चीज़ ये भी फैला दी जाती है कि बोर्ड में नंबर लाना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। एक्चुअली है, पर बच्चे के ऊपर ये प्रेशर डाल दिया जाता है कि बोर्ड में नंबर लाना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। तो ये वैसा हो गया कि इंडियन टीम खेलने गई है किसी कमजोर टीम, केनिया टीम के साथ, तो भाई अगर तुम जीत गए तो अरे बोर्ड में नंबर लाना बहुत ईजी था, और तुम हार गए, अरे तुम केनिया टीम से कैसे हार सकते तो हो। इजी था। तो बच्चा कह रहा है यार ये कैसी लड़ाई में मुझको झोंक दिया है। आई थिंक बच्चा बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाता है लास्ट में, और बहुत नर्वस हो जाता है। बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, हाँ। बहुत ज़्यादा तबीयत पेट खराब खराब हो होने लगते हैं एक दिन पहले। हाँ, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि चक्कर आ जाता है। एग्जाम की सुबह सुबह पेट ही खराब है बच्चे का, डिस्टर्ब है।
और उस वैसे में वो एग्ज़ाम लिखने जा रहा है, उस प्रेशर सिचुएशन में एग्ज़ाम लिखने जा रहा है, तो डर तो लगता है। बट हम सारे टीचर लोग यही बोलते हैं कि हम लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं और इतनी इस चीज़ की आप टेंशन मत लो। और एक चीज़ तो मैं सभी बच्चों को ये बोलूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि बोर्ड में आपके 70 नंबर आएंगे तो बेटा आपके 75 आएंगे। पहली चीज़ तो आप ये समझ लो। एक तो होता है, हम मेरे अंदर भी है, हम सबके अंदर होता है, मैक्सिमम लोगों के अंदर होता है कि हम लोग खुद को कम इवैल्यूएट करते हैं, कम आंकते हैं। जी। अरे यार मेरे तो 85 ही आएंगे, 50 से ज़्यादा मेरे नहीं आएंगे यार। अगर आप 50 सोच रहे हो तो आपके 60 आएंगे। तो बोर्ड में कहीं ना कहीं आप ये चीज़ टेंशन मत लो कि आपके फालतू, और बहुत सारे लोग डरा भी देते हैं कि ऐसे आंसर नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, ऐसे आंसर नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। बेटा जैसे आप 9th क्लास में लिखते थे, जैसे ज़िंदगी में लिखते थे, आप वैसे ही आंसर लिख के आना। वैसे ही टीचर बैठे होते हैं वहाँ। जो टीचर बैठा है वो इसलिए नहीं बैठा है कि आपकी ज़िंदगी तबाह कर दे, आपके नंबर काट दे। अगर आपने सही लिखा है तो आपको आंसर पूरे नंबर देगा। थोड़ा सही लिखा है तो थोड़े नंबर भी मिलते हैं वहाँ पे। पार्शियल मार्किंग भी चलती है बोर्ड के अंदर। जी। तो ये सब टेंशन लेना छोड़ दिए, जस्ट लाइक अनदर एग्जाम। और दूसरी चीज़, जस्ट स्टार्टिंग, मतलब अगर आप देखो बोर्ड एग्जाम का प्रेशर है, मान रहा हूँ, पर ये तो सिर्फ शुरुआत है ना। अभी तो ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी है। तो ये तो पहली लड़ाई है जो जिसमें इतना प्रेशर है। आगे और प्रेशर होगा, और प्रेशर सिचुएशन में आपको लड़ना होगा। अरे हमारे में प्यारे प्यारे गुड्डू गुड़िया बच्चे हैं। कल को इसमें से कोई लेटेस्ट से भारत की क्रिकेट टीम में गया, भारत की फुटबॉल टीम में गया, लेटेस्ट से कल कोई साइंटिस्ट बना, कल किसी को रॉकेट लॉन्च करना है, किस लेवल का प्रेशर होगा। तो आई थिंक एक ज़रूरत भी है कि एक बार ज़िंदगी में प्रेशर झेलना आना भी चाहिए थोड़ा सा। बस माँ बाप को थोड़ा थोड़ा सपोर्ट सा हवा ना बनाए बस उसका। हाँ, इसका हवा बहुत ज़्यादा बना हुआ है बोर्ड का, तो वो थोड़ा कम हो सर सकता कई बार ऐसा भी होता है ना कि जो प्री बोर्ड्स की कॉपीज होती हैं तो उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट मार्किंग हो जाती है, तो बच्चों को लगता है कि अगर ऐसी हुई तो हम तो लग जाएंगे। लेकिन बोर्ड में हो सकता है कि उतना स्ट्रिक्ट ना हो, वो नॉर्मल चेकिंग ही रहे, पर बच्चों को थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर करने के लिए कि भाई आपको कोताही नहीं बरतनी है, आपको ढीला नहीं रहना है, तो उस चक्कर में ऐसा हो जाता है। प्री बोर्ड के अंदर बहुत हार्ड चेकिंग कर देते हैं। और मैं अपना बता देता हूँ, मैं क्लास 12th में प्री बोर्ड में साइंस के एग्ज़ाम में, मतलब केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में मैं फेल हो गया था। 19 नंबर थे मेरे बोर्ड, प्री बोर्ड में। सर मजाक कर रहे हैं आप। अरे सच्ची है। मैं नहीं। ये कहानी आज नहीं सुना रहा हूँ, 6 साल पहले भी यूट्यूब पे सुनाई जब मैं कुछ था नहीं, तो तब क्यों झूठ बोलूंगा। 6 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तब तो मैं वैसे भी, मेरे सब्सक्राइबर इतने कम थे, लोग बोले हाँ तेरे तो कम ही आते होंगे भाई नंबर। मैं तब भी बताया था मेरे प्री बोर्ड में 19 नंबर है। रोया था उस दिन मैं, मेरे को लगा था नहीं आती। और प्री बोर्ड के बाद बोर्ड में मेरे ख्याल से कुछ 30 दिन 25 दिन का डिफरेंस था। मैं बैठा, किताब लिया, पढ़ा और बोर्ड में आ गया। बोर्ड में मेरे केमिस्ट्री के अंदर 94 या 96 नंबर आए थे लास्ट में। तो 19 से 90। 19 से 94। तो ये चीज़ मैं बच्चों को बहुत बताता हूँ कि अगर प्री बोर्ड में तुम फेल भी हो गए हो तो 1 महीने में चीज़ें पलट सकती हैं एक्चुअली। और 10th बोर्ड की बात करूँ तो 10th बोर्ड में तो बेटा आप 2-3 दिन में चीज़ें पलट सकते हो। जैसे अभी साइंस के एग्जाम की बात करूँ तो 4 दिन की छुट्टी है। एक दिन फिजिक्स पढ़ा दूंगा, एक दिन केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा, एक दिन बायो पढ़ा दूंगा, डन है यार, वो इतनी सी किताब है। आप जो बोल रहे हो प्रॉब्लम वही है कि बच्चा प्री बोर्ड पे खुद को जज करता है। अच्छा, प्री बोर्ड में कई स्कूल ये बदमाशी करते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस सवाल डालने लगते हाँ, हैं। ये होता ये है। बहुत बड़ी बदमाशी है। 2 स्कैम बहुत बड़े हैं। एक प्री बोर्ड में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आना, दूसरा मार्केट में बहुत तरह के सैंपल पेपर घूमना। हाँ सर, ये बहुत बड़ी वो है कि हर कंपनी का कहता है कि हमारे यहाँ 10 साल के, हमारे यहाँ 15 साल के प्रीवियस है, हमारा सबसे बेस्ट है। और आप उठाकर देखिए तो उसमें कुछ क्वेश्चंस इतने ज्यादा हार्ड एज अ होंगे। कंपनी तो फिजिक्स वाला के भी सैंपल पेपर आते होंगे, बट मैंने अपने किसी वीडियो में कभी नहीं बोला। मैं बोलता हूँ सीबीएसई एक सैंपल पेपर निकालता है, हाँ। उसको अच्छे से देख लो। और अगर तुम्हें सोचना है कि एग्जाम में क्या आएगा तो 2 ही चीजें, अगर आप सीबीएसई बोर्ड में या किसी बोर्ड में, एक तो अपने पीवाईक्यू पकड़ो तुम, पिछले 7 साल के आप पीवाईक्यू, 5 साल के, 7 साल के पीवाईक्यू, और देख लो क्या क्या चीज सिलेबस से कट पर गई है। सीबीएसई के साथ ये भी तो दिक्कत है कि वो हर साल सिलेबस चेंज कर देता है, क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज कर देता है। चीजें कटी रही है ना, हाँ ये है चीजें ऐड नहीं हो सर। रही जब है। मैंने एग्जाम दिया था ना, पूरी किताब हम लोग रट के वो करके जाते थे, और अब मेरा भाई दे रहा है तो उसमें से चैप्टर्स ही हटा दिए हैं। अब उसमें डार्विन की थ्योरी ही नहीं है आई साइंस में। थिंक ये भी एक अच्छा स्टेप है। एनईपी आप पढ़ोगे तो वो कह रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा पढ़ा रहे थे। तो तो डार्विन की थ्योरी तो मुझे लगता है याद रखनी चाहिए थी। अब ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल हो गया, हम लोग लेके ऐसे नहीं बैठ सकते किसी एक एग्जाम्पल को। ऐसे इमोशनली तो हमको फिजिक्स में भी लगेगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं हटाना चाहिए। एक्चुअली वो चाह रहे हैं चीज़ों को कंडेंस करें, और हम ऐसी चीज़ें चाह रहे हैं जो बच्चा आगे जिंदगी में यूज़ कर पाए, स्किल बेस्ड एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ पाए। अब एनईपी ये नहीं चाह रहा है कि आप रोड लर्निंग को प्रमोट करो कि बच्चा एक चीज़ रट के चला गया, क्योंकि उनको ही पता है जिंदगी में आगे जाके एग्जैक्टली साइंस का यूज़ होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता है। बच्चे को क्लास में जाके पैसे कमाने ही होंगे जीवन में, तो उसकी एनालिटिकल थिंकिंग, उसकी थिंकिंग पावर, लॉजिकल पावर बढ़ा दे। तो आई थिंक जी सर, एक बात ये भी है कि जिस समय मैंने 10वीं का एग्जाम दिया था, जब आपने 10वीं का एग्जाम दिया होगा, तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा प्रेशर कम था। लेकिन आज के स्टूडेंट्स पे शायद लाइफस्टाइल के चलते, माहौल के चलते प्रेशर बहुत ज़्यादा है अननेसेसरी चीज़ों का, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? एवरी जनरेशन हैज़ देयर ओन स्ट्रगल। तो हमारे, अब जैसे कई बार माँ बाप बोलते हैं कि हमारे ज़माने में जो हमें झेला है तुम नहीं झेल। नहीं भाई, आज की जनरेशन के पास अगर एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी है। जिस मोबाइल फ़ोन को आप बोलते हो कि एडवांटेज है, वही उसका डिसएडवांटेज बन जाता है। पहले मैं एक कमरे में बैठा था तो मुझे लगता था पूरी दुनिया पढ़ने में खराब होगी, कोई नहीं पढ़ रहा होगा यार, मैं भी नहीं पढ़ रहा हूँ। आज बच्चा सोशल मीडिया खोलता है तो देख रहा है, कोई बच्चा वहाँ पे स्टडी में लेके बैठा है, कोई बच्चा बता रहा है मेरे अभी प्री बोर्ड में 80% आए हैं। मैंने एक सेशन किया, मैंने बोला कि भाई इस सेशन में आप मुझसे सवाल पूछो। तो उसमें से एक बच्चा मुझसे ही पूछता है कि सर मेरे प्री बोर्ड में 30 नंबर है, मेरा क्या होगा? ठीक है, सब रिलेट कर पा रहे थे, हम भी रिलेट कर पा रहे थे।
उसी में एक बच्ची वहाँ पूछती है सर मेरे 95 नंबर है 97 कैसे बनेंगे। गया ये बच्चा, ये कह रहा है अरे हाँ अच्छा। 30 वाला तो और मतलब तो आई थिंक सोशल मीडिया पे जो दिखता रहता है कि कौन कितना पढ़ रहा है, कौन कितना अच्छा कर रहा है, उससे भी प्रेशर बनता है। और कई बार लोग झूठ भी बोल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज सोशल मीडिया की लाइफ हाँ तो सच भी नहीं है। 95 में आप देखने तो नहीं जा रहे कि वाकई में 95 आया है कि सोशल नहीं। मीडिया की लाइफ सच्ची तो है नहीं, तो कोई कुछ भी बोल रहा है, आप उससे इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो। तो आई थिंक दिस जनरेशन इज ब्लेस्ड एंड कर्स्ड विद द पावर ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी। अब उसका सही यूज करना है तो भाई डेफिनेटली आप पढ़ सकते हो, तो वो चीज़ अच्छी है। अब उसका गलत यूज है तो ये है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा बच्चे को इफेक्ट, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इससे बच्चों को इफेक्ट तो पड़ेगा। आप मैं क्या बोल दूं कि बेटा मत इफेक्ट पड़ेगा, जाहिर सी बात है, हम सब ह्यूमन बीइंग है, इंसान है। जैसे ही हम देखेंगे पूरी दुनिया अच्छा कर रही है, मैं ही पीछे छूट गया हूँ, तो दिल तो टूटेगा, बुरा तो लगेगा। तो लगता है बच्चे को बुरी ये चीज़। अच्छा सर, एग्जाम से जस्ट एक रात पहले, वो रात वो होती है, यही रात अंतिम, यही रात भारी, है ना। तो उसमें पूरी रात वो किताबें पढ़ रहा है, यहाँ से पढ़ ले, इस नोट से पढ़ ले, सैम्पल पेपर कर ले, और चक्कर में नींद पूरी नहीं हो पाती है। सुबह जो है हालत, सिर भारी रहेगा, है ना, घबराहट हुई रहेगी। तो एन वक्त पहले हम लोग कैसे तैयारी करें अपने स्टूडेंट्स? अभी लास्ट टाइम के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि आप सिर्फ अब मैं ये चीज़ कैसे, मतलब मैं तो खुद ही पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यही बोल सकता हूँ कि आप देख लेना भाई। और यही बोल सकता हूँ कि जैसे साइंस का एग्ज़ाम है तो आप 4 दिन मेरे ऊपर छोड़ देना, आप देख लेना, बस उतना पढ़ लेना। अभी एक चीज़ ये है कि लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा आप टीचर स्विच मत करो कि मैं 4-5 टीचरों से पढ़ लेता हूँ। बहुत सारी किताबें नहीं स्विच करो कि ये किताब भी देख लो। कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक किताब लो, उसको 4 बार पढ़ लो इंस्टेड ऑफ 4 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा। तो लास्ट टाइम पे जितनी चीज़ें अभी कई लोग क्या बोलते हैं कि लास्ट टाइम पे कुछ नया नहीं पढ़ना, जितना पढ़ा है उसको रिवाइज हाँ। करना। अरे 80% बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है तो वो कह रहा है मैं क्या नया कैसे नहीं पढ़ूँ, मेरा तो सब छूटा है, हाँ। मुझे तो पढ़ना पड़ेगा। अब भाई कहीं ना कहीं बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, छोटा बच्चा है 16 साल का है, डिस्ट्रैक्ट हो गया, साल भर नहीं पढ़ा, अब उसे लगता है लास्ट टाइम पे यार पढ़ना तो ही है। मैं लोग बोलते हैं ना कि लास्ट टाइम पे सिर्फ रिवीजन, कह रहा है मैंने कुछ पढ़ा नहीं, मैं क्या रिवीजन क्या करूंगा, रिवीजन करो? तो मुझे तो पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बोर्ड के अंदर सफिशिएंट गैप्स हैं। चाहे 10th बोर्ड की बात करूं, 12th बोर्ड की बात करूं, तो लास्ट मोमेंट पे आप PYQ पढ़ लो कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, आप उसको पढ़ लो। आप आजकल क्या है कि विद द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द पावर ऑफ सोशल मीडिया, हम भी हैं और भी टीचर्स हैं, क्या है कि लेक्चर को कॉम्प्रेस करके पढ़ा दिया। जैसे मैं क्या करता हूँ कि मैं मान लो एक चैप्टर है तो एक चैप्टर को 2.5 घंटे के अंदर कॉम्प्रेस किया जा सकता है। अगर बोर्ड की बात करें 2.5 से 3 घंटे में कॉम्प्रेस हो सकता है कोई भी चैप्टर, और उसमें आप वही चीज़ पढ़ाओ जो एनसीईआरटी में लिखी है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आती है। भाई आप वो लेक्चर देख के चले जाओ और उसको आप समझ लो। हाँ, अब अगर ये कहोगे कि मेरे को कॉन्सेप्चुअली समझना है तो बेटा साल भर पढ़ाई करनी चाहिए, हाँ, फिर तो है कॉन्सेप्ट ना? क्लियर करना है तो बट आपको इट्स पूरे साल ओनली पढ़ना अबाउट है। कि बोर्ड में नंबर लेके आने हैं, तो दीज वीडियोस कैन हेल्प यू, आप इससे पढ़ सकते हो। अभी तो साइंस की बात हो या अपने अभी जैसे इंग्लिश का पेपर है 15 को, हाँ। तो पिछले 2-3 दिन से मैं अपने चैनल पे 3 वीडियोस डाल चुका हूँ कि भाई लिटरेचर 4 घंटे के अंदर, ग्रामर आपकी 2.5 घंटे के अंदर, और लास्ट उनका रीडिंग राइटिंग स्किल्स 1.5 घंटे के अंदर। और मैंने बोला भाई बस इतना देख के चला जाएगा, तूने कुछ नहीं पढ़ा है तो इससे काम बन जाएगा। और बच्चे देख रहे हैं, मैंने उसके नोट्स दे दिए कि भाई ये नोट्स पढ़ के चले जा, इससे बाहर से नहीं आएगा, जी। कि इतना पढ़ ले, इतना इनफ होगा। तो लास्ट मोमेंट पे मुझे लगता है टेक्नोलॉजी, अब जैसे मैं कह रहा था डिसएडवांटेज, तो टेक्नोलॉजी की एडवांटेज भी एडवांटेज है। लास्ट मोमेंट पे आप ऐसी चीज़ें देख सकते हो। हम लोग के टाइम पे तो ऐसी चीज़ें नहीं थी, हम लोग तो खुद ही नोट्स बना रहे हैं। अभी क्या हमारे जैसे टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, तो वो क्या है पहले से नोट्स बना के रखा हुआ है, प्रिपेयर करके रखा है, PYQ पूरा एनालाइज किया है, मतलब पूरा बैठे 10-12 दिन देखा क्या आता है क्या नहीं आता है, कौन से क्वेश्चन यहाँ से यहाँ रिपीट होते हैं, जब ये आता है तो उसके बाद और कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं कि हाँ। इस चैप्टर से ये पूछ लिया तो हाँ, ये नहीं हाँ। पूछना है। तो वो सारी एनालिसिस करके जब हम लोग एक जगह दे देते हैं तो बच्चे के लिए वो चीज़ ईजी हो सकती है। जी। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी एग्ज़ाम्स है, एग्ज़ाम में स्टूडेंट जा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, चाहे नीट हो, चाहे जेईई हो। अब ऐसा होता है कि कोचिंग के मॉड्यूल्स भी सॉल्व करने हैं, तैयारी भी करनी है। अब आप खुद बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देंगे, या आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी कि उस समय बोर्ड को कैसे तैयार करवाएं उन बच्चों के लिए? समवेयर डाउन द लाइन बोर्ड एग्जाम इज अ सबसेट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सुपरसेट तो अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। बोर्ड एग्जाम का टॉपिक्स अगर देखूं तो उसी का एक सबसेट है, मतलब क्वेश्चन उसी के अंदर से आ रहे हैं, कुछ बाहर से नहीं पढ़ना। हाँ, सवाल और आंसर लिखने का, उत्तर लिखने का तरीका थोड़ा बदलेगा, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। अब वहाँ क्या है, वहाँ तो आपको 4 ऑप्शन में से एक टिक एक करना टिक कर है देना ना। है। यहाँ क्या है, सब्जेक्टिव पेपर है, आपको टैबुलर फॉर्म में आंसर लिखना है। तो जितनी चीज़ें आपने साल भर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए पढ़ी है, उन्हीं चीज़ों को आप एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लो या किसी के नोट से आप पढ़ सकते हो। हमारे टीचर्स के भी नोट्स है, किसी भी टीचर, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ फिजिक्स वाला, आप किसी टीचर के नोट से एक बार पढ़ लो कि आंसर कैसे लिखने होते हैं। और अभी कम से कम अगले 20-25-30 दिन के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी को साइड में रखना पड़ेगा अगर आपको बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं तो। और अगर आप एम कर रहे हो कि मेरे को 95% लेके आना है बोर्ड एग्जाम में, कई बच्चे नहीं करते हैं। मैं जिन बच्चों से मिलता हूँ जो IIT एडवांस के अंदर रैंक 1, रैंक 3, रैंक 10 लाते हैं, उनके अपने आप आ जाते होंगे, बट वो कभी एम नहीं करते मुझे बोर्ड में 95 लाना है। इनफैक्ट जब बोर्ड एग्जाम्स भी चल रहा होता है तो अगर किसी पेपर में 5 दिन का गैप है तो उसमें भी पहले 2 दिन IIT की तैयारी करते ही रहते हैं। वो कहते हैं लास्ट 3 दिन में पढ़ लूंगा, मेरे को तो 75% चाहिए, 80% चाहिए, वो तो मेरे आ ही जाने हैं। तो आई थिंक बच्चों के माइंडसेट पे भी होता है किसको किस तरह से टैकल करना है। जो बच्चे IIT और नीट की तैयारी करते हैं उनको ये होता है कि क्वालिफाइंग नंबर में मिल गया तो ठीक है, बट आई थिंक फॉर
पीरियड ऑफ 20-30 डेज, 20-30 दिन के लिए बेटा आप थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम पे फोकस कर लो, और जितनी चीज़ें आपने पढ़ी उसी को बस आंसर लिखने का तरीका सीखना है। तो आंसर लिखने का तरीका सीखना, चीज़ें आपको आती है, ऑब्जेक्टिवली आपको कॉन्सेप्ट आता है, और उसको कैसे इंग्लिश में लिखना है और कैसे बढ़ा चढ़ा के एक ही चीज़ को 4 पॉइंट में बनाना है, यही सीखना होता है बोर्ड एग्जाम में। कि कोई एक चीज़ आती है तो उसको, अब छोटी छोटी चीज़ें, अब मेरे को कोई आंसर बहुत अच्छे से आता है और उसको मैंने पैराग्राफ में चिपका दिया, तो एग्जामिनर को नहीं मजा आता। उसी चीज को मैं तोड़ के 4 पॉइंट बना दूंगा, तो एग्जामिनर कहेगा वाह भाई मजा आ गया। अब मुझे 2 चीज में डिफरेंस बताना है, तो मैं ऐसे लिख के डिफरेंस बता दिया, नहीं मजा। मैंने जैसे अगर ही टेबल टेबल बनाई, बनाया हाँ। तो एग्जामिनर कहेगा हाँ यार बहुत अच्छी। तो ये छोटे छोटे हैक्स हैं, छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, जिससे काम बन जाता है। और सबसे बड़ी चीज बोर्ड एग्जाम का सिंपल रूल है, भले ही मैं टीचर हूँ फिर भी बोलूंगा, कोई भी आंसर छोड़ के मत आना, सिंपल है। जो आता है उस चैप्टर के बारे में लिख के आओ, कहानी दहानी जो लिखना है लिख दो। जैसे जैसे अभी आपने आंसर राइटिंग का बताया, तो सबसे बड़ा हमारा इसमें रहता है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसा रहे, तो वो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? इसके लिए तो आपको एक पेपर सॉल्व भी करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हम लोग सीधा एग्जामिनेशन हॉल में जाके ट्राई करते हैं कि हमारा पेपर हो जाए। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में गए विदाउट एनी स्ट्रेटजी, आप बैठ गए एग्जामिनेशन हॉल में, अभी इंग्लिश का पेपर है, आप बिना किसी स्ट्रेटजी के बैठ गए। अब आपका लिटरेचर का पेपर ही जो है वही 1.5 घंटा 2 घंटा लेके चला गया, तो आपके लिए बाकी सब्जेक्ट में टाइम ही नहीं बचा है। तो आई थिंक इसके लिए एक पेपर तो आपको सॉल्व करना चाहिए, और आपको वो चीज़ स्ट्रेटजी पहले से बना लेनी चाहिए कि अगर मान ले लेटेस्ट से साइंस का एग्जाम है, तो साइंस का एग्जाम मेरी स्ट्रेटजी क्लियर है। सेक्शन ए आ रहा है तो सेक्शन ए मेरे इतने मिनट में हो जाना चाहिए, सेक्शन बी मेरा इतने मिनट में, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, और जो आपने डिसाइड किया वहां जाके स्ट्रेटजी चेंज मत करना। अब हो सकता हो कोई पर्टिकुलर सेक्शन बहुत टफ और आपका लिमिटेड टाइम में नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप अगले सेक्शन पे जाओ, क्योंकि वो टफ है ऑलरेडी और उस पर आप टाइम इन्वेस्ट कर दोगे, आगे भी उतने ही नंबर रखे हुए हैं, तो आप प्रोसीड करो, बाकी वाले सेक्शन सॉल्व करो, इस पर वापस लौट आएंगे। तो आई थिंक पहले से प्री डिसाइड करके रखना कि इतना ही टाइम दूंगा। जैसे इंग्लिश का भी एग्जाम होगा, अब वहाँ पे पैराग्राफ राइटिंग है, उसके अंदर एक बार बच्चा फंस जाता है तो मन जाता है कि लिखते जा रहे हैं, और बाद में आगे जाके देखा ऐसे क्वेश्चन थे जो 3-3 नंबर के इजी थे, जिसमें मतलब थोड़ा सा लिखा नंबर मिल जाएगा, और यहाँ इतना लिखने पे भी नंबर नहीं मिल रहा है, यहाँ 5 ही नंबर मिले थे। यहाँ 5 ही नंबर मिल रहे हैं। तो आई थिंक पहले से प्री डिसाइड करके और एक सैम्पल पेपर जो सीबीएसई देता है उसको सॉल्व करके और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना लो कि कितने मिनट में कौन सा सेक्शन खत्म करके जाना है। जी सर, कॉमन हमारे स्टूडेंट्स को जो दिक्कतें फेस होती हैं, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, पेपर सॉल्व करने के दौरान हो, एग्जाम लिखने के दौरान हो, हमारे बोर्ड सेंटर्स पे स्टूडेंट्स किस तरह की दिक्कतों का आमतौर पर फेस करते हैं? कई बार सेंटर्स के अंदर ही प्रॉब्लम होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हम लोग सुनते हैं कि कहीं पे ऐसा है कि पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई, कभी ऐसा है कि वहाँ पे पंखा नहीं चल रहा है, कहीं ऐसा है गर्मी बहुत ज़्यादा है। पहला तो ये होता है। दूसरा ये होता है कई बार जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो इतने एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, तो वो उनको राइट कम्युनिकेशन दे नहीं पाते कि क्या करना है, पेपर में क्या भरना है। दूसरी चीज़, बच्चा इतना नर्वस होकर जाता है तो कई बार डेट ऑफ बर्थ या नाम में कहीं गलती कर दिया, पेपर में लिखते हो और वो इतना डर जाता है कि मेरी ज़िंदगी खत्म। हाँ, इतना, अगर आपने पेपर के अंदर आपको आंसर शीट मिली और आपने अपने नाम में कहीं मिस्टेक कर दी, कहीं ओएमआर शीट में जो भरना होता है, मेरे साथ तो खुद हुआ था, इंजीनियरिंग एग्जाम था, मैंने उसमें डेट ऑफ बर्थ अपनी गलत फिल की और मेरा जो हाथ कांपा, उसके बाद मुझे लगा अब तो मेरी जिंदगी चली गई, क्या होगा, मेरा एकदम हाथ कांप रहा है। आज सोचता हूँ क्या बेवकूफी थी यार, ठीक है यार ओएमआर शीट में हुआ था, नहीं बाद सर, में सही पूरे हो साल जाएगा। जब तैयारी करते हैं हम लोग, राइट, अब उस टाइम पे वो बहुत बड़ा पेन लगा था कि यार कितनी बड़ी गलती हो गई, बट इट कैन बी इम्प्रूव ना, इसके प्रोविजन होते हैं। तो आई थिंक इन्विजिलेटर्स को राइट कम्युनिकेशन ना होना ये एक प्रॉब्लम होता है। धीमे धीमे सरकार इसको भी सॉल्व कर रही है, बहुत तेज स्पेंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे एग्जाम देते हैं। दूसरा, बच्चा एग्जाम पे लेट ना पहुंचे, ये बहुत बड़ा। आप भाई वो लास्ट के 15 मिनट घर में एक्स्ट्रा मत पढ़ो, क्योंकि अगर इतना सा भी चांस है ना आप पहुंचे और गेट बंद हुआ तो बेटा आप रोते रोते बेहाल हो जाओगे, और गेट नहीं खोलते हैं लोग। ये बड़े स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं, बड़े मुश्किल से एग्जाम, अगर एक बार टाइम शुरू हो गया तो गेट खुलवाना बहुत मुश्किल होता है। मैंने कितने टीचर्स देखे कोशिश करते रहते हैं, गेट नहीं खुलता लास्ट तक। तो प्लीज़ आप वो एक्स्ट्रा 15 मिनट मत लें, बहुत प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा रास्ते में। आप जाएँ, है ना, अच्छा होगा आप आधे घंटे पहले पहुँच जाओ, वहाँ पर जाके बैठ जाओ, तो वो ज़्यादा वहाँ जाके रिवाइज कर लेंगे कि कॉपी तो लेके जाएंगे, हाँ वहाँ जाके कर सकते हैं जो घर पे कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, कई बार ऐसा होता है कि सपोज कीजिए मैथ्स का पेपर है या साइंस का पेपर है, वो अच्छा नहीं गया, तो एक तो थोड़ा सा दिमाग में रहता है कि पेपर अच्छा नहीं हुआ, फिर उसका असर अगले एग्जाम पे पड़ जाता है, तो इसको कैसे टैकल करेंगे? बहुत ज़्यादा बच्चों को ये लगता है कि एक पर्टिकुलर एग्जाम मेरा खराब हो गया, और फिर जब मान लेते हैं कि साइंस का पेपर देखे, अच्छा साइंस तो नहीं खराब होने दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा मैं साइंस कैसे खराब होने दूंगा, साइंस भाई मैं करा दूंगा। मान लेते हैं कोई पर्टिकुलर एग्जाम का नहीं सही हुआ, उस दिन आप लौट के आए, आप पूरा डिप्रेस्ड हो। मुझे लगता है बच्चा सबसे पहला जो मिस्टेक करता है कि आके जब पेपर खराब होता है तो अपने नंबर जोड़ना स्टार्ट कर देता है कि मेरा खराब हुआ है, मेरे कितने आएंगे। अब आप उसी के बारे में उसी लूप में फंसे हो, सोचते जा रहे हो। तो मैं इस पर वही चीज़ बोलूँगा कि मान लो आपका कोई पेपर खराब होता है और आपको लग रहा है आपके उसमें 50 नंबर आएंगे, तो मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपने 50 जोड़े तो 60 आएंगे, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो जंग है ये लंबी जंग है, ये एक दिन की जंग नहीं है, है ना, इट्स अ मैराथन। अभी आपको अगले 30 दिन 35 दिन जंग लड़नी है।
तो एक दिन से आपका पूरा रिजल्ट पूरा चेंज नहीं होने वाला। आप बाकी एग्जाम के ऊपर मेहनत करो, जो बचे हुए पीसेस है उस पर मेहनत करो, क्या बचा सकते हैं इस पे आप जोर दो। देखो भाई, दो ही रास्ते बचते हैं एक बार अगर कोई एक पर्टिकुलर पेपर खराब हो जाए, या तो उस पेपर को लेके तुम रोते रहो, डरते रहो, या तो बाकी पेपर के लिए तुम लड़ते रहो। तो बेटर ऑप्शन यही है कि यहाँ पे जो बचे हुए पेपर है उसके लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। अब इस एक पेपर को कैसे सेटल करना है वो आगे देख लिया जाएगा, बेस्ट ऑफ 4 बेस्ट ऑफ 5 वाली कहानी में कहीं समझ लिया जाएगा, उसको सेटल कर लिया जाएगा। तो अभी तो ये है कि बाकी पेपर में कवर अप करते हैं, उसे एक पेपर को लेकर तो रोना नहीं चाहिए, पर बच्चा तो रोएगा। सच्चाई मुझे पता है कितना भी है, क्योंकि साल भर के बाद उसको लगता है कि यार कि एक मौका था, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे गलती हो गई, बट दिस इज दी ओनली ऑप्शन, वहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है। जी, जी। अच्छा, ऐसे मौके पर हमारे मम्मी-पापा या फैमिली या बड़े भाई-बहन जो है उनका सपोर्ट, मोरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो हमारे बच्चों को इस प्रेशर से बाहर निकालने के लिए फैमिली कितना बड़ा रोल प्ले करती है? बहुत बड़ा रोल है फैमिली का, माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है। और अधिकतर माँ बाप आज की डेट में कहीं ना कहीं सपोर्टिव हो भी गए हैं। कुछ जगह ऐसा है कि अभी भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है बच्चों के ऊपर कि मेरे पड़ोसी के बेटे के इतने नंबर आए थे, तुम्हारे फूफा के बेटे के इतने नंबर आए थे, हमारे बड़े बेटे के इतने, बड़ी बेटी के इतने नंबर आए थे, तू ना लाएगा तुझसे। मेरे ऊपर था, मेरे पिताजी मेरे को तो मतलब तब तो ये भी नहीं पता था पेरेंट्स को कि मारना पीटना है, और बहुत मारे मेरे को। अब ये है कि कई बार पेरेंट्स इतना ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं तो उससे बच्चे का परफॉर्मेंस और ही ख़राब ही होने जा रहा है। आई थिंक एक बच्चे को सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस तब आता है जब पिताजी या माताजी उसके सर पे हाथ रखे और बोले कि बेटा तुम पे पूरा भरोसा है, तू मचा देगा ज़िंदगी में। उसके बाद बच्चा अगर 10 करने जा रहा था ना तो वो 100 अपने आप कर देता है, क्योंकि उसको लगता है यार इनका भरोसा है, भरोसा नहीं टूटना चाहिए। एज सून एज यू स्टार्ट प्रेशराइजिंग देम कि तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, मैंने तेरे पे इतना पैसा खर्चा किया है, मैंने तेरे लिए इतनी चीज़ें की है, तो आपको ये समझना होगा कि पढ़ाई लिखाई इंजेक्शन में भरी हुई कोई दवा नहीं है कि थोड़ा-सा आप बच्चे में नस गिल्ट में फीलिंग आ डालोगे। जाती है उसको उसको बहुत ज़्यादा आती है गिल्ट फीलिंग, तो उसको वैसे भी है। हुँ, अगर मेरे बाबा मेरे लिए बहुत अच्छा भी कर रहे हैं तभी मुझे गिल्ट फीलिंग तो रहती है ना पूरे रहती है। टाइम, कि उन्होंने मेरे को पैसा लगाया, मेरी परवरिश की, मुझे बड़ा किया, हमेशा प्यार किया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, ऑलरेडी वो गिल्ट फीलिंग में तो ऑलरेडी मर रहा है। उस टाइम आके बस उसके सर पे हाथ रख के बोल दो बेटा तू जो करेगा ना हम उसमें खुश हो जाएंगे तेरे से, बस इतना बोल दो आप, फिर देखो वो मचा देगा आगे जाके। वो अपनी जितनी भी कैपेबिलिटी है उससे कहीं ज़्यादा। और मुझे लगता है एक बच्चे के लिए भी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्राउड की चीज़ ये नहीं होती, मेरे लिए भी, मेरे लिए कभी एक कोई प्राउड की चीज़ नहीं हुई कि मैंने एक यूनिकॉर्न कंपनी बना दी, या आज इतने सारे टीम मेंबर मेरे साथ हैं, या इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मैंने खड़ा किया, इतनी कारें, कुछ नहीं। मेरे सबसे बड़ी हिट चीज़ वो हुई जब जिन पिताजी को कॉन्फिडेंस आ गया मेरे ऊपर, और बाबा ने बोले अल्लाह तुम्हारी वजह से आज ना सारे रिश्तेदार मुझे फ़ोन करते हैं, बेटा तुमने नाम रोशन। वो पहला दिन होता है जब बच्चे की आँख में पहली बार आंसू भरता है, यार हो गया, ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। तो बच्चे के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट यही होता है, मतलब एक इंसान पूरी दुनिया को इंप्रेस कर ले जी। तब भी उसे खुशी नहीं मिलती जिस दिन माँ बाप उससे इंप्रेस हो जाते हैं। हाँ, तो बच्चा भी खास इसी की करके फाइट, पापा। खास करके पापा, क्योंकि मम्मी इंप्रेस रहती हैं ऑलरेडी, हुँ, पापा बहुत लेट इंप्रेस होते हैं हाँ। जाके। थोड़ा-सा आपने ना इमोशनल कर दिया था मेरे को। तो चलते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आप एक ट्यूटर हैं, आप कोचिंग पढ़ा रहे हैं, हर साल हज़ारों लाखों बच्चों को आप पढ़ाते हैं। तो चलते-चलते हमें ये बताइए कि किस तरह से टेक्नोलॉजी, जो कि हमारा वरदान भी है और श्राप भी है, तो इसको वरदान की तरह कैसे इस्तेमाल करेंगे बोर्ड के लिए? क्योंकि जहाँ हम बोर्ड के लिए इस्तेमाल करेंगे वहीं थोड़ा-सा आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी हो जाएँगे, फर्दर स्टडीज़ के लिए भी वो इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चा मतलब ज़ाहिर-सी बात है, मोबाइल की स्क्रीन हाथ में रहेगी, थोड़ा-सा चला जाता है कि यूट्यूब देख लेते हैं, सोशल मीडिया चला लेते हैं। लेकिन अब कब आप 5 मिनट का ब्रेक लेना चाह रहे थे और कब वो आधा घंटा निकल गया, उसमें पता ही नहीं चलता। और कई बार ऐसा होता है कि वीडियोज़ देख कर के समझना या लेक्चर्स देख कर के समझना बहुत आसान पड़ता है। तो ऐसे केस में हम कैसे अपने स्टूडेंट्स को फ़ोकस्ड रख पाएँगे? शायद इसीलिए मुझे लगता है कि ऐप टेक्नोलॉजीज़ बनाई हम लोग ने, और ऐप के अंदर भी हम लोग फ्री क्लासेस लेते हैं। यूट्यूब पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन तो रहता है, और ये चीज़ है प्रॉब्लम। पर अब जहाँ बोर्ड एग्जाम आ जाते हैं और 3 दिन बाद बोर्ड एग्जाम होता है, तो आधे डिस्ट्रैक्शन तो बच्चे के दिमाग से खुद ही उड़ जाते हैं, डर के मारे उसकी हिम्मत नहीं होती लास्ट में कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो, जिस बच्चे से कुछ पढ़ा नहीं होता। टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़ कैसे करते हैं हम लोग पढ़ाई के लिए, मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं एक बहुत बढ़िया एक सीरीज़ बना रहा हूँ, फर्रे सीरीज़, जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चन होंगे, मोस्ट प्रेडिक्टेड कॉन्सेप्ट होंगे, वो मैं 2 पन्ने के अंदर लिख के बच्चों को दे दूंगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम पूरे 5 साल के पेपर उठाए, 7 साल के पेपर उठाए, देखे बोर्ड में क्या आ रहा है, एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक उठाया क्या आ रहा है, और हमारे पास एक अलग एआई करके एक हमारे पास टूल है, जी। अलग एआई में उसको डाला, और उसके अंदर मैंने फिर सारे प्रॉम्प्ट्स दे दिए उसके अंदर कि अगर 2020 में ये आया था तो 21 में ये आया था तो 22 में आया था, तो क्या वैल्यूज चेंज हो सकती है, क्या हो सकता है। तो उससे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मुझे एक पूरा एक प्रेडिक्टेड पेपर टाइप का मिल जाता है कि एआई भाई, से? ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंटेलिजेंट राइट मतलब नाउ। हम लोग तो वो तरह-तरह के मीम्स में ही एआई का दे- इस्तेमाल देख रहे थे। देखिए अब वो तो डिपेंड करता है, जैसे चैट जीपीटी हो गया ना, वो एक जेनेरिक आप कह सकते हो एआई है। जब हम अपना अलग एआई बनाते हैं तो पूरा एजुकेशन वाला एआई है, तो हमारा एआई तो मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अलग एआई अगर आप डालोगे, इंडिया में सबसे बड़ा एजुकेशन का एआई अलग एआई, एआई गुरु के नाम से फेमस, नॉट अलग एआई, हम लोग इंटरनली अलग एआई बोलते हैं, एआई गुरु।
तो वहां से भी क्या हुआ कि एक पूरा प्रिडिक्टेड पेपर निकल सकता है। अब देखिए इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी की यूज थी और मैंने क्या किया, वही पेपर उठा के बच्चों को दे दिया। तो मैं तो यही बोल रहा हूँ, साइंस के 4 दिन में आना, टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज करना। 4 सेशन लूंगा, 4 सेशन के अंदर आपको एकदम कंप्रेस करके वो सारी चीजें पकड़ा दूंगा, उसके बाद जाके पेपर लिखाना। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी का यूज़ आप ऐसे कर सकते हो कि आप एग्जाम के टाइम पे, जैसे आप कह रहे हो वीडियो लेक्चर समझ में आता है, वीडियो लेक्चर देख सकते हो, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं भाई, हाँ। पीडीएफ नोट्स देख लो। अब ऐसे कहाँ जाओगे, दोस्त के घर पे जा रहे फोटो स्टेट कराने, वो नोट्स अच्छे हैं कि नहीं, आपको पीडीएफ नोट सीधा मिल गया, आपने पीडीएफ नोट से पढ़ लिया। ये टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़ हो सकता है। अभी डिस्ट्रैक्शन वाला पॉइंट अभी बहुत रेलिवेंट इसलिए नहीं है, मैं मान रहा हूँ साल भर होता है, इस टाइम नहीं, कि इस टाइम बच्चा बहुत डरा हुआ होता है, तो इस टाइम खुद ही वो डिस्ट्रैक्ट होने के रास्ते पे नहीं जाता है। इसका एक सोल्यूशन वैसे मैंने निकाला हुआ है, अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं बच्चों। हमारा एक लेयर आती है हमारी, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली नहीं बोलूँगा, हमारे एक लेयर आती है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, ऐप स्टोर पे आपको मिल जाएगा, दैट इज़ तपस्या मोड। तो तपस्या मोड हमने एक ऐसी चीज़ लगाई है कि अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड किया, तपस्या मोड आप सर्च कर लो, जैसे ही आप तपस्या मोड ऑन करोगे तो पूरा एक प्लेटफॉर्म खुलेगा जो आपके मोबाइल में सारे डिस्ट्रैक्शन को ब्लॉक कर देगा सीधा, कि व्हाट्सएप अच्छा। ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, अब नहीं कुछ खुल रहा है, कहीं से कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। और फिर आपसे वो एक वहाँ पे एक प्रतिज्ञा लिखवाएगा कि अगले 4 घंटे में ऐसा करूँगा, और फिर आपसे वॉइस रिकॉर्ड कराएगा, और आपसे फिर ये वॉइस रिकॉर्ड कराएगा कि अगर बीच में आपने तोड़ा तो क्या आपको सुनने को मिलेगा। तो लेटर से बच्चा 3 घंटे के बीच में कहता है कि यार मेरे को एक व्हाट्सएप खोलना है, हाँ। तो उधर से आवाज़ आएगी कि अभिषेक तूने खुद से वादा किया था, तू कैसे इसको तोड़ सकता है। और उसके रिजल्ट्स बड़े पॉजिटिव दिखे हम लोग ने जब तपस्या मोड देखा। तो इस तरह की चीज़ें टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़ है कि आपको डिस्ट्रैक्शन से बचा भी सकती है। जी सर, चलते चलते हमारे स्टूडेंट्स को एक मैसेज दे दीजिए एग्जाम के लिए। This exam will be the best exam of your life. Be very confident. You will rock. And if you cannot rock in this board exam, you will rock in your life. भारत के बच्चों में बहुत टैलेंट है, आज नहीं तो कल हम जरूर फोड़ेंगे और जीवन में जरूर मचाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग, और तुम्ही से बात कर रहा हूँ, तू जिंदगी में बहुत मचाएगा, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है तेरे ऊपर। याद कर बचपन में एक रेस तू जीता था, याद कर बचपन में एक कंपटीशन तू जीता था, तब तू जीता था ना। याद कर एक बार सेकंड क्लास में फर्स्ट रैंक आई थी, सेकंड रैंक आई थी। याद कर मैथ्स में एक बार 90 नंबर आए थे। उन जीत को याद कर। कभी कभी जीवन में हार हो जाती है, पर अंत में तू ही जीतेगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो इसी के साथ हमारे स्टूडेंट्स को आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मल एग्जाम की तरह रहना है, अपना कूल नहीं खोना है, पेरेंट्स को थोड़ा सा मोरल सपोर्ट देना है बच्चों को, और एकदम ठंडे दिमाग के साथ आप पेपर कीजिए। पेपर से देने से पहले एक बार सैम्पल पेपर एक ट्राई कर लीजिए, 1-2, और आप जो है सीबीएसई सैंपल सैम्पल पेपर, हाँ, और उसके बाद जो है आपको आपके शानदार मार्क्स अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। डेफिनेटली, थैंक यू। इसी के साथ लेते हैं विदा, और ऐसे तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए वीपी लाइव। धन्यवाद।